स्वागत है आपका यूपीएससी इंसैट संतोष गावंडे में। तो हम इकोनॉमिक के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं और आज हम जो इकोनॉमिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरबीआई, उसके जो कार्य है, उसके जो फंक्शन है, तो उसके बारे में हम उसकी जितनी पीवाईक्यू है उनका एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है और वहाँ पर हर महीने हर इवेंट में कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये जो मॉड्यूल रहेगा, इसमें हम लगभग लास्ट के 15 सालों के क्वेश्चनों को अच्छे से डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम आज के क्लास को हमारे शुरुआत कर देते हैं। तो वही आज जो हमारा टॉपिक है, आरबीआई के कार्य, मुद्रा आपूर्ति, मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और भुगतान संतुलन, इस टॉपिक के जितने पीवाईक्यू रहेंगे उनको हम देखने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक से 2024-25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सीधा अब हम 2023 के क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। 2023 का क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नसबंदी मानी जाती है। मतलब थोड़ी देखिए यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, ये नसबंदी नहीं है, यह क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट में गलत होगा यहाँ पर। ये स्टेलाइजेशन ये इफेक्ट है। देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेलाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। स्टेरलाइजेशन इफेक्ट। देखिए, स्टेरलाइजेशन इफेक्ट क्या होता है, इसका उपयोग आमतौर पर आरबीआई करती है। आरबीआई इसका उपयोग कब करती है, जब घरेलू मुद्रा की आपूर्ति पर घरेलू मुद्रा की आपूर्ति पर विदेशी मुद्रा का कोई हस्तक्षेप होता है तब। मान लीजिए कि रुपए का जो मात्रा है वह बाजार में बढ़ जाती है, ठीक है, और इसी कारण रुपए का मूल्य कम होता जाता है। तो जो तो क्या कहते हैं, आरबीआई जो विदेश बाजार में से क्या है, डॉलर को ज़्यादा वापस स्प्रेड करती है। इसी कारण तो वही ये खुले बाजार परिचालन परिचालन संचालन का एक गतिविधि है। ये इसका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस दौरान जो आरबीआई है वह मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन के दौरान आरबीआई जो गवर्नमेंट सॉरी जो सिक्योरिटी रहती है उसकी खरीद बिक्री करती है। वह उसके ऊपर निर्भर करता है कि उनको बाजार में रुपए का जो आपूर्ति बढ़ानी है घटानी, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। मतलब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पर। देखिए, उपभोक्ता मामलों का विभाग, ये तो जो उपभोक्ता रहते हैं उसके जो शिकायत वगैरह उसके बारे में देखता है। व्यय प्रबंधन आयोग तो मतलब खर्चों के बारे में देखता है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, यह ये तो नहीं है इसमें। और आरबीआई जो है, आरबीआई एमपीसी मौद्रिक नीति कमेटी के माध्यम से अपनी संकुचनकारी मौद्रिक नीतियाँ, उसके बाद विस्तारवादी मौद्रिक नीतियाँ, इनके माध्यम से बाजार में मुद्रास्फीति को वह नियंत्रित करती है। इसी कारण हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति पूंजी संघर्षों को जन्म देती है। थोड़ी मतलब देखिए, हिंदी थोड़ी यहाँ पर जटिल होती है, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा ही। सख्त मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या होता है, जो रेट है, ब्याज दरें है, वो बढ़ा दी जाती है। देखिए, अगर ब्याज दरें बढ़ा दी जा रही है तो निवेश करने पर ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है, ज़्यादा निवेश ज़्यादा वहाँ पर लाभ मिलने वाला है, तो फिर जाहिर से लोग जो निवेशक है, निवेशक उस तरफ जाएंगे जहाँ पर उनको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। इसी कारण वहाँ पर पूंजी संघर्ष को यह सख्त मौद्रिक नीति जन्म देती है। यहाँ पर कथन यहाँ पर सही हो जाता है। पूंजी उड़ान मौजूदा बाहरी वाणिज्यिक उधार के साथ फर्मों के अंतर लागत को बढ़ा सकती है। पूंजी उड़ान मतलब पूंजी का पलायन होना। मतलब थोड़ा देखिए, वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हो थोड़े से एज इट वर्ड को वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर हमें एक बात जानने की जरूरत कि बाहरी वाणिज्यिक उधार, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, जब इसका अर्थ यह होता है, बाहर के देशों द्वारा कंपनी जो रहती है, कंपनी उनसे उधार लेती है, ठीक है, कंपनी द्वारा ये उधार लिया जाता है, तो ये 7 फर्मों के अंतर लागत को बढ़ा सकती है। उसके बाद है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, एबीसी से जुड़े मुद्रा जोखिम को कम कर सकते हैं।
जी देखिए, अगर घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है तो ये मुद्रा जोखिम को बढ़ाते नहीं है, कम नहीं करते हैं, बल्कि मुद्रा जोखिम को बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए देखिए मतलब यहाँ पर मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है मतलब मुद्रा की जो वैल्यू है डॉलर की तुलना में, इतर देशों की तुलना में उसकी कम किया जा रहा है। इसी कारण ये मुद्रा जोखिम को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। इसी कारण तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम तीसरे को लिमिट कर दे तो हमारे यहाँ पर सही आंसर निकल आ जाता है, 1 और 2 यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर निर वृद्धि में रुपए की सराहना की संकेत देती है। देखिए निर और रीर ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है और इनको समझना काफ़ी अच्छी बात है। देखिए निर में क्या होता है, निर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो भारतीय रुपए रहता है, हमारा जो रुपए है इसकी तुलना हम जिन जिन देशों के साथ व्यापार करते हैं, ऐसे व्यापार करते हुए जो उनकी करेंसी स्ट्रांग है, ऐसे 40 देशों की मुद्राओं के साथ 40 देशों की मुद्राओं के साथ उसकी तुलना की जाती है। और हमारा अगर उसमें अगर क्या कहते हैं निर का जो वृद्धि है तो वो हमें हमारे रुपए का जो औदा है वो बढ़ा हुआ दिखाती है। ठीक है, इसी कारण हमारा रुपए का वैल्यू है बढ़ जाता है। अगर निर में अगर कमी आ जाती है तो फिर हमारा रुपए का अवमूल्यन हो जाता है। ठीक है, ये रहता है निर। अब रीर के संदर्भ क्या है, देखिए जो हम तुलना है चाइनीज देशों के साथ वो तो करते ही हैं, साथ में यहाँ पर हम प्लस मुद्रास्फीति को जोड़कर भी देखते हैं। जब 40 देशों के मुद्रा के साथ हमारे रुपए की तुलना के साथ साथ वहां पर मुद्रास्फीति भी जुड़ जाती है, तब रीर इसको कहा जाता है। तो वही वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार के संकेत देते हैं। देखिए अगर वृद्धि हो रही है मतलब क्या कहते हैं मुद्रास्फीति बढ़ रही है ना, मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो लोग मतलब वहां पर व्यापार में तो वहां पर मतलब ज्यादा महंगी चीजें मिल रही है, कारण व्यापार में प्रतिस्पर्धा सुधार ये नहीं दिखाता है, क्योंकि हमारा जो निर्यात है वह कम हो जाएगा ना। इसी कारण यहाँ पर दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ती प्रवृत्ति से निर और रीर के बीच विचलन की संभावना है। जी बिल्कुल सही, 1 और 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुद्रास्फीति यह नहीं, यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की संभावना है। जी नहीं, मुझे बताइए अगर गवर्नमेंट से अगर आरबीआई इसको खरीद लेती है, मान लीजिए आपने कोई गवर्नमेंट से लिया है, अगर आरबीआई आपसे खरीद ले रही है तो फिर आपको आरबीआई क्या दे रही है, उसके बदले पैसा वापस कर रही है। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति बहुत है मतलब महंगाई बहुत है। तो जब महंगाई बहुत है तो आरबीआई आपको और धन देकर मुद्रास्फीति और ज्यादा बढ़ावा तो नहीं देगी। तो यहाँ पर खरीदती नहीं है बल्कि क्या बोलते हैं वापस बेचती है, ताकि आपके पास जो एक्स्ट्रा धन है वह आरबीआई के पास चल जाए और मुद्रास्फीति कंट्रोल आ जाए। इसी कारण पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। यदि रुपए तेजी से कम हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेचने की संभावना है। जी बिल्कुल सही, रुपए रुपए तेजी से कम क्यों होता है, क्योंकि जितना बाजार में डॉलर है उतने के सापेक्ष क्या बोलते हैं जितना बाजार में रुपया है उतने के सापेक्ष डॉलर नहीं है, और लोग जो है डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्रा देने के लिए तैयार है। इसी कारण अगर हम डॉलर की मात्रा बढ़ा दिए जाए तो हमारे जो रुपए है वो तेजी से नीचे कम आएगा। इसी कारण यहाँ पर दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दर गिरती है तो इससे आरबीआई को डॉलर खरीदने के लिए प्रेरित होने की संभावना है। जी बिल्कुल सही, ब्याज दरें वहां पर गिर रही है तो आरबीआई जो है वो वहां पर डॉलर की खरीद करेगा, क्योंकि सस्ते दरों पर हमें डॉलर मिल रहा है। इसी कारण यहाँ पर हमारा आंसर जो है 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह आवश्यक रूप से, मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन यह होता है इतर अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की घरेलू देश की मुद्रा का मूल्य कम कर लेना, इसको हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा वो देखते हैं हम। विदेशी बाजार में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। जी बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए हम हमारा जो घरेलू मुद्रा है उसमें कमी करें तो जाहिर से बात है कि कम मुद्रा में देकर हम ज्यादा से ज्यादा वस्तु की खरीद कर सकते हैं।
इसी कारण पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्यों को बढ़ाता है, जी नहीं। हमारे घरेलू मुद्रा का यहाँ पर मूल्य कम हो जाता है। व्यापार संतुलन में सुधार हो जाता है, जी नहीं। व्यापार संतुलन सुधार नहीं होता, क्योंकि देखो हमारे निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है भले ही बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे जो इम्पोर्ट है वो तो महंगे हो जाते हैं ना, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा देनी पड़ती है। इसी कारण ये दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है और हमारा आंसर जो है एक यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव और कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है? मतलब महंगाई सबसे ज्यादा किस स्थिति में बढ़ सकती है, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो देखिए, सार्वजनिक ऋण का अगर पुनर्भुगतान करते हैं, ठीक है, अगर हम ऋण का पुनर्भुगतान करेंगे तो मुद्रा की आपूर्ति यहाँ पर कम हो जाएगी। अगर तो फिर मुद्रास्फीति यहाँ पर बढ़ेगी नहीं, इसी कारण ये यहाँ पर ये हो जाता है। उसके बाद है बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए जनता से उधार लिया जाएगा। देखिए, या फिर बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए बैंकों से उधार लिया जाएगा। देखिए, अगर हम मतलब इन लोगों से, जनता से और बैंकों से उधार लेंगे तो भारत अर्थव्यवस्था में एक तरीके से मंदी की स्थिति आ जाएगी और ब्याज दरें और बढ़ेगी। ठीक, इसी कारण महंगाई और बढ़ सकती है। इसी कारण ये तीनों ऑप्शन पर यहाँ पर नहीं होगी। घाटे के वित्त पोषण करने के लिए नए धन का अगर सृजन करते हैं, हम नए करेंसी नोट अगर जारी कर देते हैं तो भारत में अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, इसकी सही संभावना हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ? मुद्रा गुणक ये होता है कि क्या बोलते हैं, मुद्रा गुणक ये होता है, जैसे कि आपने M1, M2, M0, M3 इनके बारे में सुना होगा। तो M0 इंटू M3 की जो मुद्रा होती है वो मुद्रा गुणक होता है। ठीक है, मतलब पैसों से पैसा ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही इसके बारे में देखते हैं कि बैंकों में नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। नगद आरक्षित मतलब CRR क्या होता है एक्चुअल में? देखिए, बैंकों के पास जो कुल जमा रहती है वह उसका कुछ एक फिक्स प्रतिशत बैंकों को RBI के पास जमा करके रखना होता है। ठीक है, उसके ऊपर उनको कोई मतलब ये नहीं मिलता है, ब्याज वगैरह कुछ नहीं मिलता है, वो RBI के पास रखना होता है। वो किस लिए रखना होता है? ताकि अगर एकदम से बैंकों में डिमांड बढ़ जाए, मांग जमा मतलब जो उनकी अगर डिमांड बढ़ जाए तो फिर उस स्थिति में बैंकों को करप्ट होने से बचा जा सके। ठीक है, बैंकों में वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि मतलब SLR ये क्या होता है? कुछ अपने उनके पास जितनी जमा रहती है उनका ठराविक प्रतिशत बैंकों को अपने पास रखना होता है, उनके पास उनका जितना NDTL है उनके सापेक्ष। तो मुद्रा गुणक यह भी नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि मुद्रा से मुद्रा का सृजन नहीं हो रहा है ना इंटू में। लोगों की बैंकिंग आदत में अगर वृद्धि हो जाती है, बैंकिंग देखो मतलब ऐसा थोड़ी कि हम बैंक में ऐसे की हवा खाने के लिए जाते हैं, नहीं। हम एक तो बैंक से पैसे निकलने के लिए जाते हैं या फिर बैंक में क्या बोलते हैं, पैसे जमा करने के लिए जाते हैं। इसी कारण तो हमारी यहाँ पर एक तो मतलब हमारी मांग जमा यहाँ पर बढ़ सकती है, या फिर हमारी FD वगैरह जो सावधि जमा रहती है, समय जमा रहती है, वो बढ़ सकती है। इसी कारण मतलब इसी के ऊपर ये SLR और CRR डिपेंड करते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर सही आंसर जो होगा वह हमारा लोगों की बैंकिंग आदत में वृद्धि जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किस कारण बढ़ सकती है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसका अर्थ क्या होता है कि बाजार में मुद्रा बढ़ गई, अचानक डिमांड, बाजार में मुद्रा बढ़ गई। मुद्रा क्यों बढ़ गई? वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अगर सही से ऋण देता है, फिर लोक कल्याणकारी योजना वगैरह संचालित कर दी जाती है, इसी कारण बाजार में एकदम से डिमांड बढ़ जाती है। इसी कारण लोगों की क्रय शक्ति जो है वह बढ़ जाती है, क्रय शक्ति यहाँ पर बढ़ जाती है, लेकिन बाजार में उतना ये नहीं रहता है। थोड़ा अगर बात एकदम वो क्लास शुरू पा ये रिकॉर्डिंग शुरू है, इसी कारण सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसी कारण मतलब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो क्यों, उसके कारण यहाँ पर क्या क्या कारण है वो हमें पूछा जा रहा है। विस्तारवादी नीतियाँ अगर होती है, विस्तारवादी नीतियाँ क्या होती है, मतलब ब्याज दर कम कर दी जाती है और बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा वापर दी जाती है, इसी कारण विस्तारवादी नीति इसको कहते हैं। राजकोष को प्रोत्साहन दिया जाता है, जी बिल्कुल सही। मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, जी नहीं, इसका ये नहीं है। उच्च क्रय
शक्ति, जी बिल्कुल सही, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, इसी कारण ऐसा हो जाता है। और अगर ब्याज दरें बढ़ती तो जाहिर सी बात है बाजार में मुद्रा कम जाएगी। ठीक है, इसी कारण ये यहाँ पर सही आंसर नहीं हो जाता है। हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है वो 1, 2 और 4 सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। यदि निकट भविष्य में कोई अन्य वैश्विक वित्तीय संकट आता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई भारत को कुछ प्रतिरक्षा प्रदान करने में संभावना रखती है? यदि हमारे ऊपर कुछ वित्तीय संकट आता है तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अल्पकालिक विदेशी उधार पर निर्भर न होना, जी बिल्कुल सही। अगर हम अल्पकालिक विदेशी उधार पर ज़्यादा उधार रहते मतलब निर्भर रहते तो हमें तुरंत हमें जो हमने पैसा ब्याज पर लिया था उनको वापस करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए सही नहीं। हमें दीर्घकालिक निवेश पर वहाँ पर उधार पर निर्भर रहना चाहिए। अधिक वित्तीय विदेशी बैंकों को खोलना, देखिए अधिक अगर हम विदेशी बैंकों को खोलेंगे, अगर वित्तीय संकट आता है तो वो बैंक अपने देश में वापस चल जाएगी, इसी कारण ये ऑप्शन यहाँ पर तो सही नहीं होता है। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तन बनाए रखना, देखिए अगर हम पूंजी खातों को पूर्ण तरीके से परिवर्तन करते हैं, मतलब जो वित्तीय संपत्ति है उनको विदेशी वित्तीय संपत्ति बदल देते हैं, तो फिर ये भी यहाँ पर सही नहीं हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है अल्पकालिक विदेशी उधार पर ज़्यादा नहीं, मतलब विदेशी उधार पर निर्भर न रहना, ये हमारा सही यहाँ पर आंसर हो जाता है। यदि आप अपने बैंक में से अपने डिमांड डिपॉजिट खाते से 1 लाख रुपए का नगद निकालते तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति पर क्या तत्काल प्रभाव पड़ सकता है? तुरंत प्रभाव क्या पड़ सकता है? देखिए, और 1 लाख रुपए की कमी होगी, जी नहीं। देखो बैंकों से पैसा आपके पास आ गया, मतलब मार्केट में पैसा आ गए, 1 लाख बढ़ेगा, जी बैंकों से आपके पास आ गया, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। 1 लाख अधिक बढ़ना, जी नहीं, ऐसा भी नहीं, इससे कोई ये सब अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों का भार थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में अधिक है, जी बिल्कुल सही। जो सीपीआई है उसमें सीपीआई में लगभग 694 मदे है और डब्ल्यूपीआई में लगभग 700 मदे हैं, इसे कारण ये करने पर सही हो जाता है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में बदलाव को नहीं दर्शाता है जबकि सीपीआई दिखाता है, जी बिल्कुल सही। डब्ल्यूपीआई में जो सेवाओं की गिनती नहीं होती लेकिन सीपीआई में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में प्रमुख नीति दरों में बदलाव करने का निर्णय लिया जिसमें डब्ल्यूपीआई को अपनाया गया है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो हमारी मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति को यहाँ पर अपनाया जाता है। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा 1 और 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का फैसला करता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? देखिए इस वर्ड पर हमें बहुत फोकस करना होता है। वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन, मतलब SLR, इसमें कटौती करेगा, जी बिल्कुल सही। अगर इसमें कटौती कर दी जाएगी तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा और फिर वो ज़्यादा मार्केट में उधार ले पाएंगे। सीमांत स्थायी सुविधा में वृद्धि कर देगा, मतलब एसएमएफ क्या होता है? जब बैंकों के पास पैसा नहीं रहता है तो वह अपना जो उनकी पास एसएलआर रहता है तो उन्हीं के सापेक्ष वो उनको गिरवी रखकर आरबीआई से या फिर अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण ले सकते, वही है। तो उनके ऊपर क्या एसएमएफ सुविधा दर में वृद्धि करेगा, जी ये नहीं करेगा। वो बैंक दर और रेपो दर में कटौती करेगा, जी बिल्कुल सही। अगर विस्तारित नीतियाँ करना है तो वह इसमें कटौती करेगा, जी बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वह नहीं करेगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में योगदान करता है? भारत के आईटी क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा आय बनती है, हमें यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व यहाँ से हमें मिल रहा है। सरकारी व्यय में अगर वृद्धि होती है तो पूरे संप्रभु ऋण यहाँ पर बढ़ जाएगा और संकट का सामना क्या कहते हैं संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। विदेशों में भारतीयों से धन प्राप्त होता है, मतलब हमें प्रेषण प्राप्त होता है, इससे भी हमारा जो मुद्रा संकट है वो कम हो सकता है। देखिए घरेलू रूप से मुद्रा छाप कर तो हम हमारा जो मुद्रा संकट है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारा जो हमारा ब्याज है उसके बाद लाइबिलिटीज उसको चुकाने के लिए हमें विदेशी मुद्राएं चाहिए, सक्षम मुद्रा है वो उसी के लिए। इसी कारण यहाँ पर हमारा 1 और 3 ये सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उपाय सरकार और आरबीआई द्वारा भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए सबसे अधिक संभावित नहीं है? मतलब क्या नहीं किया जाएगा? तो वही गैर आवश्यक वस्तुओं की आयात पर अंकुश लगाना और निर्यात को बढ़ावा देना, जी बिल्कुल सही है, तो कर दिया जाएगा अगर रुपए में गिरावट हो रही है तो।
भारतीय उधारकर्ताओं को रुपया मूल्य वर्गित मसला बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना, जी बिल्कुल सही, ये कर दिया जाएगा। बाहरी वाणिज्यिक उधार से संबंधित शर्तों को आसान कर दिया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा ज़्यादा आ जाए, ये कर दिया जाएगा। लेकिन विस्तारवादी मौद्रिक नीति का पालन नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसका सही आंसर यहीं पर ही हो जाता है। किसी अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसके कारण वही जनसंख्या क्या बोलते हैं, जनसंख्या की बैंकिंग आदत पर, बस एक ऑप्शन चेंज कर दिया हमसे, वहाँ पर लोगों का, तो यहाँ पर जनसंख्या कर दिया गया है। रिपीट क्वेश्चन था। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरबीआई की बेंच, यह क्या कहते हैं, यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दर तय करती है, जी बिल्कुल सही। मात्रात्मक गुणात्मक उपाय यही से तय कर दिए जाते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। यह आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्य निकाय है, हर साल इसका पुनर्गठन होता है, जी 12 नहीं है, 6 है। इसमें आरबीआई के 3 हैं और भारत सरकार के यहाँ 35 सदस्य जो मतलब नामित कर दिए जाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष कार्य करते, जो नहीं गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर रहेंगे वही इसके पर्यंत गवर्नर इसका अध्यक्ष करते, इसे कारण यहाँ पर सही आंसर हमारा एक हो जाएगा, ये केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आयात कवर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है? देखिए आयात कवर एक्चुअल में होता क्या है, अपने या आयात कवर ये होता है अपने विदेशी मुद्रा भंडार से अपने आयात को वित्त पोषित कर दिया, मतलब अपने आयात को वित्त पोषित कर लिया जाता है। मतलब क्या कहते हैं, आयात कर आपके पास जो फॉरेन रिजर्व है उसी का यूज करके आप अपना आयात कर लेते हैं, यही है। तो वही इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, आयात के महीनों की संख्या जिसका भुगतान किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार द्वारा कर दिया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से मौद्रिक नीति का घटक कौन कौन से? वही ब्याज दर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, और ये दो ही है, और सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व यह बजट के घटक है। इसी कारण 1 और 2 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वही भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह आरबीआई की है। आरबीआई मतलब मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से अगर 3 तिमाही तक अगर मुद्रास्फीति कंट्रोल में नहीं आती तो वो भारत सरकार को सूचित कर देती है, उसमें संभावित कारण बता देती है, और उसको कैसे किस तरीके से आप कम कर सकते हो वो भी संभावित उपाय भी बता देती है। केवल इसी कारण दोनों का यह काम है, केवल अकेला भारत सरकार या फिर आरबीआई का काम नहीं है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई बैंक की कोई भूमिका नहीं, जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुद्रा परिसंचरण में कमी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है, जी बिल्कुल सही। मुद्रा परिसंचरण में वृद्धि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों उल्टा कर दिए गए हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक वैधानिक तरलता को 50,000 अंकों से कम करता है, मतलब एसएलआर, देखिए 50 ये 100 हो कितना हो, लेकिन यहाँ पर क्या कर जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, इससे वही अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार दरों में कटौती करेगी ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा से बचा हुआ है तो वो बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल सके और ज़्यादा मुनाफा कमा सके। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जारी करता है? तो वही श्रम ब्यूरो इसका काम करता है, श्रम व रोजगार मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आरबीआई जो है, आरबीआई मौद्रिक नीति तय करती है, आर्थिक मामलों का विभाग ये बजट तय करता है, ये इसका सही आंसर हमारा सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। रुपए में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? मतलब रुपए को अन्य देशों की मुद्रा में बदला जा रहा है, तो वही, तो रुपए को अन्य देशों में या इसकी विपरीत स्वतंत्र रूप से बदलने की अनुमति देना, इसी को रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य कहा जाता है। ओहो, हमारे पास के क्वेश्चन थोड़े लिमिट हो गए, 1 सेकेंड, मुझे एक बार क्वेश्चन लोड करने दो। मुझे लगा कि इसमें शायद ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर लोड हो चुकी है ऑलरेडी। दो 2014 क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं।
भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर चर्चा कीजिए और उसमें से कौन सा सही हो बताना है। भुगतान संतुलन मतलब एक्चुअली में भुगतान, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम इसका अर्थ क्या होता है, इसमें लगभग हम किसी देश में शेष विश्व के साथ कितना आयात निर्यात या फिर किया जाता है, हम कितना वस्तुओं की खरीद करते, चालू खाता पूंजी खाता इसके अंतर्गत आता है। तो वही हमें बताया जा रहा है चालू खाता में इसमें क्या क्या आता है। तो चालू खाता में व्यापार संतुलन आ जाता है और अदृश्य संतुलन इसमें आ जाता है। विदेशी संपत्ति और विशेष आहरण अधिकार ये पूंजी खाता में आ जाता है। ठीक, क्वेश्चन अगेन रिपीट हो जाएगा कुछ देर बाद। इसी कारण इसका सही आंसर 1 और 3 ये हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक रिजर्व आवश्यकताओं का उद्देश्य है। तो वही केंद्रीय बैंकों द्वारा बनाए जा सकने वाले अग्रिमों की मात्रा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है, यही इसका सही आंसर है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम कर दिए तो इसका क्या होगा। तो अर्थव्यवस्था में निवेश में व्यय बढ़ेगा। वही अगर आप ब्याज दर कम कर देते हो तो लोगों के पास आसानी से पैसा जाएगा, लोग को सस्ता लोन मिलेगा तो निवेश ज़्यादा बढ़ाएंगे। मतलब ये थोड़े से सिविक सेंस से क्वेश्चन है। कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अगर धन की आपूर्ति होती है इसके भी कारण हो सकता है, उत्पादन की कुल स्तर में कमी आ जाती है तब भी यह इसका सही आंसर है। प्रभावी मांग में वृद्धि होती है, ये भी इसका सही आंसर है। इसका आंसर सही आंसर जो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मद समूह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है। मतलब फॉरेन रिजर्व हमारा क्या क्या आता है। तो वही हमारी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति आती है, आरबीआई की स्वर्ण होल्डिंग आ जाती है और एसडीआर आ जाता है, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, देखिए मतलब अभी हमारा जो हमारा स्वर्ण भंडार है वो कंटिन्यूसली बढ़ते आ रहा है। थोड़ा अभी इस साल की करंट अफेयर में चर्चा में था तो आप इसको थोड़ा लगी, क्योंकि देखो ये लगभग हमारा जितना हमारे पास, देखिए सबसे ज़्यादा तो यही है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति ही हमारे साथ, ये नंबर 1 पर भरा हुआ है। नंबर 2 पर अभी ये आया हुआ है स्वर्ण भंडार, क्योंकि देखो पहले हमारे टोटल मुद्रा भंडार हमारे पास 7% था, अभी लगभग बढ़कर ही 15% हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है। सब देखिए क्वेश्चन हमें अभी देखा था हमने, अगर हम घाटे को वित्तपोषित करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करते तो ये हमारी बहुत मुद्रास्फीतिकारी, इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है। जब मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो मुद्रा की आपूर्ति समान रहने पर क्या होगा। तो वही ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति से देनदारों को लाभ होता है, जी बिल्कुल सही। देनदारों को इस मतलब वो उनके पास ज़्यादा पैसा आता है तो फिर वह अधिक लोन दे पाते हैं, उनको अधिक मुनाफा आ जाता है। मुद्रास्फीति में बॉन्डधारकों को लाभ होता है, जी लाभ तो नहीं होता है उनको, क्योंकि उनको कम ब्याज दर पर बॉन्ड लेना पड़ता है, उनको लाभ नहीं होता। इसी कारण सही आंसर यहाँ पर एक हो जाएगा। वही निम्नलिखित में से तरल संपत्तियां कौन सी। देखो तरल तो सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब मार्केट में फ्लो कौन सा करते हैं, वो हमें घट्टे क्रम में लगाना है। देखिए मुद्रा, ये तो सबसे मतलब 4 जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लोगों के पास की जो बचत जमा है वह, फिर उसके 3 नंबर, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है क्या बोलते हैं, नहीं लोगों के पास 3 नंबर नहीं आता यहाँ पर, जो बैंकों के पास मांग जमा है वह उसमें आ जाती है सबसे ज़्यादा तरल में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फिर जो लोगों के पास बचत जमा है वह आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है बैंकों के पास जो जमा है, बैंकों के पास नहीं, बैंकों के पास समय जमा जो है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। इसी कारण हमारा सही आंसर 4 1 3 2 डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित खुले बाजार ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो वही यह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति खरीद बिक्री की जाती है, हमने इसके पहले भी इसको देख लिया है। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो वही एक वित्तीय वर्ष के दौरान या फिर किसी निश्चित अवधि, सामान्यतः एक वर्ष के दौरान किसी देश की सभी आयात निर्यात का लेन देन, ये भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट इसके अंतर्गत ही आता है। बैंक दर में वृद्धि आमतौर पर यह संकेत देती है कि केंद्रीय बैंक एक सख्त मुद्रा नीति का पालन कर रही है। देखिए ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब सिविक्स एंड कॉमन सेंस के क्वेश्चन, मतलब एक बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। ये बार बार मतलब वही बार बार वही हमें साइकिल रिपीट करनी पड़ती है, क्यों करता है। तो वही मतलब हमने एक बार इसको एक्सप्लेन किया तो बार बार रिपीट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाता है? पहले देखो, अभी इसके पहले पूछा गया था चालू खाता, इसके पहले पूछा गया पूंजी खाता, तो वही इसमें हमारा जो विदेशी ऋण, एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश, ये इसके अंतर्गत आता है। 1, 2 और 4 ये इसके अंतर्गत आता है। और जो नीचे प्रश्न है यह हमारा आ जाता है चालू खाता में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से उपाय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करेंगे? केंद्रीय बैंक द्वारा जनता से अगर सरकारी प्रतिभूति खरीद की जाती है, मान लीजिए आपने गवर्नमेंट से की खरीद कर ली थी, फिर आरबीआई आपसे वो वापस लेती तो आपको पैसा वापस देती, इसी कारण बाजार में एक तरीके से धन बढ़ रहा है। जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना जी नहीं, ये मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि नहीं करेगा। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंकों से उधार लेना, जी बिल्कुल सही। अगर सरकार उधार लेगी तो जाहिर सी बात है वह अवसंरचना, कल्याणकारी योजना, जनता की भलाई के लिए काम करेगी, जिससे जनता को फायदा हो जाएगा। बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री जी नहीं, इससे क्या होगा, जो मार्केट में पैसा वापस सरकार के पास, बैंक के पास आ जाएगा, सॉरी केंद्रीय बैंक के पास आ जाएगा। इसी कारण चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है। 1 और 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाते हैं। भारत ने हाल ही के दिनों में लगातार और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का अनुभव किया, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो वही वाणिज्यिक फसलों की खेती की ओर धीरे धीरे बढ़ने के कारण पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्न की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लगभग 30% की लगातार कमी आई है। कमी नहीं आई है, इसका एक कारण नहीं है। बढ़ती आय के परिणामस्वरूप लोगों के उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जी बिल्कुल सही। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सकारात्मक बाधाएं आ गई, इसी कारण 2 और 3 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से भारत में लगभग 19 कॉमनवेल्थ गेम देखने के लिए, देखिए मुझे अभी तक क्वेश्चन ये किस तरीके से पूछा गया वही समझ नहीं आया, मतलब लेकिन इसका आंसर जो निर्यात, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कार्रवाई पर विचार करें जो सरकार द्वारा कर जाती है, तो उपरोक्त में से कौन सी कार्रवाई चालू खाते घाटे को कम करने के लिए कर दी जाएगी? तो वही घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना, जी बिल्कुल सही। अगर वो हमारा, ताकि हमारा निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त हुए। निर्यात सब्सिडी को अगर कम करेंगे तो हमारे वस्तु बाजार में महंगी हो जाएगी, इसी कारण यहाँ पर सही आंसर ये बी नहीं होगा, सॉरी दूसरा नहीं होगा। उपयुक्त नीतियों को अपनाना जो अधिक एफडीआई एफपीआई को अधिक आकर्षित कर, जी बिल्कुल सही। तीसरा 1 और 3 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति दर में तेजी से वृद्धि को कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आधार प्रभाव एक्चुअली में क्या है? तो वही मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्वरूप में इसका प्रभाव, यहाँ पर यही इसका सही आंसर है। आरबीआई द्वारा बैंक दर कम करने से क्या होता है? वही रिपीट क्वेश्चन है, तो वही बाजार में अधिक तरलता आ जाती है। देखिए इससे आगे मतलब हम ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन रहे नहीं, इसी कारण हम बस यही तक इसका एनालिसिस करने वाले। चलिए आपकी इसलिए क्वेश्चन पर लेते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षण अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो वही केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा, ये इसका सही आंसर है। और तो लगभग आधे घंटे ज़्यादा हमारा सेशन चला गया, तो कल हम इसके आगे का टॉपिक आरबीआई और बैंकिंग संस्था, इसके बारे में जितनी पीवाईक्यू उनका एनालिसिस करेंगे। तो आपका इस सेशन तक यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।